वेलकम टू नेटफाइटिंग में आप सभी का स्वागत है। ये यूएफसी फाइट वीक है, पेपर व्यू है इस वीकेंड पे, तो आज हम उसकी भी बात करेंगे। आज हम पिछली फाइट में कई लोगों को जो अर्ली स्टॉपेज की कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। इजराइल अदेसानी के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में बात करेंगे, डीपीपी के बारे में बात करेंगे और अभी जो वीकेंड में बॉक्सिंग फाइट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहले हमें वो बात करनी पड़ेगी जो एक्चुअली हो चुकी है, और वो है कि इजराइल अदेसानिया वर्सेस नसरुद्दीन इमामोव वाली जो फाइट थी उसमें कई लोगों का कहना है कि ये अर्ली स्टॉपेज था। टू बी ऑनेस्ट, खैर मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेफरी का क्या कहना है। रेफरी जो मार्क गॉडर्ड है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेफरी इन यूएफसी। उसका कहना है कि इफ़ आई एम गोना स्टेप इन एंड स्टॉप द फाइट, व्हाट आई एम बिलीविंग इन माई माइंड एट दैट टाइम इज दैट फाइटर इज इन an unreasonable position to further protect himself। मार्क गॉडर्ड का सिंपली कहना है कि मैं फाइट को तब रोकता हूं जब फाइटर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में ना हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है इस फाइट के बारे में। क्या स्टॉपेज थोड़ा अर्ली था, बट हाँ था, कोई दिक्कत नहीं है, था। मेरे ख्याल से अर्ली स्टॉपेज जरूर था, बट सब 2-3 सेकेंड अर्ली था। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अर्ली स्टॉपेज था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि इजराइल अदेसानिया उससे रिकवर कर सकता था। नहीं, इजराइल अदेसानिया को और ज़्यादा डैमेज होता, 10-15 एक्स्ट्रा घूसे पड़ते और फिर फाइट रुकती। पर जहाँ फाइट रुकेगी वहाँ लगता है कि अर्ली स्टॉपेज था, बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरे दिमाग में 1 सेकंड का भी डाउट नहीं है कि फाइट इमामोव ही जीतने वाला था। बस ये है कि रेफरी की वजह से 10-15 पंच जो है ना वो इजराइल अदेसानिया को कम पड़े, और मैं बोलूँगा इसके लिए थैंक्स कहना पड़ेगा रेफरी को। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, कई लोगों ने कई आर्गूमेंट दिए, बट एक आर्गूमेंट ये भी था मेरे कमेंट सेक्शन में कि कितनी जल्दी रिकवर हो गया। दोस्त, मैं तुमको समझाऊं कि कई बार ऐसा होता है। मैं आपको दूसरे की बात क्या बताऊं, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं एक बार जिम में नॉकआउट हुआ। आपने कभी जूडो के पैड देखे हैं जो जमीन पे बिछे रहते हैं, राइट, जो मैट? मैं उस पे गिरा, मेरे को गिरने की याद नहीं है, पर जैसे ही मेरा मुंडी जो है वो टकराई ना पैड से, मैं वापस से होश में आ गया और एकदम से वापस खड़ा हो गया। मुझे लगा कि मैं नॉकआउट हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। यानी कि जल्दी अगर आप रिकवर हो गए हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डैमेज नहीं हुआ है। एक नहीं, ऐसी 3-4 फाइट में फुर्सत में आपको बता सकता हूँ जहाँ पे फाइटर एक्चुअली नॉकआउट हुआ पर जमीन से टकरा के वापस, जैसे कि मैंने बताया, अब मेरा एक्सपीरियंस से वापस से होश में आ गया और तुरंत रिकवर हो गया। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। और मैं पता, जिस आदमी ने ये कहा, मेरे को लगता है कि वो इजराइल अदेसानिया का फ़ैन है, और इसमें कोई बुराई नहीं है यार। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने फाइटर के प्रति वफादारी दिखा रहे हो ऐसे आर्गुमेंट देके, बट एक्चुअली ना तुम असली फ़ैन बन सकते हो जब तुम ये कहो कि भाई रेफरी ने ना, मेरा फेवरेट फाइटर है इजराइल अदेसानिया, उसको एक्स्ट्रा 10-15 पंच पड़ने से बचा लिया। क्योंकि वो जो पंच पड़ते हैं ना उसके कनकशन काउंट में ऐड होते हैं, और आज से 15-20 साल बाद जब बेचारा वो फाइटिंग एक्टिंग छोड़ के अपने परिवार की ज़िंदगी बिता रहा होता तो इसको कनकशन वाले इशू नहीं होते। तो जिसने भी ये कमेंट किया उसने बिल्कुल सही तरीके से कमेंट किया, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यू शुड ऑल्सो बी वरीड अबाउट योर फाइटर, ओके। एनीवेज, हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है केविन हॉलैंड को लेकर है। खबर बहुत सिंपल सी है। केविन हॉलैंड 2 महीने के अंदर अंदर फिर से फाइट करने वाला है। मुझे इसमें कुछ नया नज़र नहीं आता है। केविन हॉलैंड गनर नेल्सन से फाइट करने वाला है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, गनर नेल्सन 170 पाउंड का फाइटर है, यानी कि केविन हॉलैंड 170 पाउंड में फाइट करने वाला है। तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहूँगा, केविन हॉलैंड इज़ अ वेस्टेड टैलेंट। इस लौंडे में बहुत टैलेंट था दोस्त, बट ये है कि ही इज़ हैप्पी विद दिस, देन आई एम ओके विद इट। बट ये है कि अपने आप को केविन हॉलैंड कम से कम काउबॉय सरोनी घोषित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि काउबॉय सरोनी ना अपने कैरियर के एंड में भले ही लगातार लॉसेस थे, बट पूरे कैरियर के दौरान हर एक लॉस पे कम से कम 2 विन थी। एनीवेज यार, आई डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक वी शुड टॉक व्हेन ही रियली शोज सम काइंड ऑफ अ चेंज। एनीवेज, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर UFC 312 को लेकर है। अगली खबर शॉन स्ट्रिकलैंड और डुप्लेसिस की फाइट को लेकर है। अगली खबर ये खबर है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने जजिंग क्राइटेरिया के बारे में उठपटांग बातें की है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात की है, उसका कारण क्या है, पर पहले मैं लास्ट फाइट के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। वैसे तो मैं एनालिसिस के समय ये बात फिर से आपसे बात करूँगा, बट फिर भी मैं बता दूँ। अगर आप में से ये पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि लास्ट फाइट में कौन जीतेगा, तो मैं बोलूँगा कि माय ओपिनियन वो फाइट क्लियरली शॉन स्ट्रिकलैंड जीता था।
तो क्या हम इसका ये कंक्लूजन निकालें कि मेरा ये मानना है कि ये फाइट भी सोन स्ट्रिकलैंड जीतेगा? नहीं। देखिए, जब कोई फाइटर फाइट जीतता है, यानी कि चैंपियनशिप फाइट जीतता है स्पेशली, तो फाइटर 10 से 20% बेहतर होता है दोस्त। आप हमेशा देखिएगा, कोई भी फाइटर चैंपियन बनने के बाद बेहतर होता है, बदतर बिल्कुल नहीं होता है, और बराबर भी नहीं रहता है। तो पिछली फाइट वैसे ही बहुत क्लोज थी, दोनों फाइटर लगभग बराबर थे। तो मेरा मानना है कि इस फाइट में अगर जीतने के चांसेस किसी के ज़्यादा हैं तो वो डीडीपी के हैं। बाकी हम डिटेल में एनालिसिस के समय बात करेंगे। खैर, सोन स्ट्रेलियन ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। सोन स्ट्रेलियन का कहना है कि ये कैसा घंटे का क्राइटेरिया है साला, कि आप मीनो सामने वाले में स्ट्राइकिंग में मैं जीत रहा हूँ, पर सामने वाला एक बार दो बार टेक डाउन कर ले तो उसको राउंड दे दिया जाएगा 10-9। ये बिल्कुल गलत है। इसको आगे चढ़ते हुए उसने ये भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ डीडीपी को कि वो मुझसे स्ट्राइकिंग में ही फाइट करे। चलिए इस पूरी बकचोदी के पहले पार्ट में बात करते हैं। सोन स्ट्रेलियन का ये कहना है कि भैया मैं स्ट्राइकिंग में जीत रहा हूँ, सामने वाला सिर्फ दो बार टेक डाउन कर ले तो उसको राउंड मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, क्राइटेरिया में ऐसा कुछ नहीं है। क्राइटेरिया में सिर्फ टेक डाउन के पॉइंट नहीं मिलते हैं, आपको कंट्रोल करना पड़ता है और डैमेज करना पड़ता है तो पॉइंट मिलते हैं। पर सोन स्ट्रेलियन भी गलत नहीं है, जजेस पता नहीं क्यों टेक डाउन के भी पॉइंट देते हैं, ऑल्दो दे शुड नॉट। अब आगे सोन स्ट्रेलियन ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि स्ट्राइकिंग, तो इसके दो तरीके हैं यार, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। या तो ये हो सकता है कि सोन स्ट्रेलियन को लगता है कि वो हारने वाला है, इसीलिए वो अभी से बहाना बता रहा है कि भाई मैं रेसलिंग नहीं कर पाया, क्योंकि रेसलर तो एक्चुअली सोन स्ट्रेलियन अच्छा है बट फिर भी डीडीपी के लेवल का तो नहीं है। तो हो सकता है कि इसे बहाने की तैयारी हो, या फिर सोन स्ट्रेलियन को लगता है कि डीडीपी की जो टीम है इस बार अपना जो गेम प्लान है वो चेंज करके आएगी और रेसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देगी। और अगर ध्यान देगी भी तो कम से कम सोन स्ट्रेलियन टीम को इतना भरोसा है कि उनको ज़्यादा रेसलिंग में भी डैमेज नहीं होगा। तो शायद डीडीपी की टीम काउंट कर रही होगी सिर्फ टेक डाउन पे पॉइंट लेने की, तो वो उसकी ईगो को चैलेंज कर रहा है कि वो ऐसा करे ना। मोस्टली चीज़ें हर फाइट के पहले होती हैं जिनका कोई असर होता नहीं है, ये भी वन ऑफ दोज थिंग्स। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर माइकल बिस्बिंग को लेकर है और सोन स्ट्रेलियन को लेकर है। माइकल बिस्बिंग यार यूट्यूब चैनल चलाता है और फैशन है कि कंट्रोवर्शियल थिंग कहो तो लोग आपका चैनल देखेंगे। तो उसका कहना है कि सोन स्ट्रेलियन और डीडीपी के बीच में बैड ब्लड है, यानी कि दोनों के बीच में दुश्मनी है और दुश्मनी दोनों निकालेंगे, और इस टाइप की बकचोदी कर रहा था माइकल बिस्बिंग। सोन स्ट्रेलियन का कहना है कि ही हैज़ नथिंग अगेंस्ट डीडीपी बट ही वांट्स समथिंग दैट डीडीपी हैज़। ठीक है ना, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है डीडीपी से, बट डीडीपी के पास ऐसी कोई चीज़ है जो उसे चाहिए, जो कि टाइटल है। सो अंडरस्टैंडेबल है। देखिए, दुश्मनी निभाना और गुस्से में फाइट करना ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बट आप बताओ, मैं कुछ चैंपियनशिप लेवल के जो फाइटर होते हैं ना, वो ऐसी जो है ना दुश्मनी निकालना टाइप की जो प्रिमिटिव थिंकिंग है ना, उनमें नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो फाइट जीतने के बाद ये कह सकते हैं कि भाई मैं इस पर बहुत गुस्सा था ये और वो, पर फाइट के समय वो मोस्टली अनइमोशनल रहते हैं और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक्चुअली आई एग्री विद सोन स्ट्रेलियन। बट यार पिछले बार ऐसा है कि सोन स्ट्रेलियन सबको चुप कर देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट बाप की बात लाके डीडीपी ने चुप कर दिया था सोन स्ट्रेलियन को। दैट वॉज गेम सेट एंड मैच। खैर, ये खबर इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसके बारे में हम बात करते, बट मैं आपसे बात करना चाहता था कि ये जो गुस्से वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत प्रिमिटिव थिंकिंग है और चैंपियंस में ये नहीं होता। अगली खबर माइकल बिस्बिंग से जुड़ी हुई है। देखिए, माइकल बिस्बिंग जैसे कि मैंने कहा कि बकचोदी करना है उसको चैलेंज सुनाने के लिए, तो एक और बात उसने कही वो ये थी कि उसके दिमाग में इजराइल अदेसानिया इज़ डन नाउ, इजराइल अदेसानिया इज़ फिनिश्ड, इस वर्ड का उसने उपयोग किया। मेरा मानना है कि ये प्योरली बकवास बात है। इजराइल अदेसानिया चाहे तो अभी भी टॉप लेवल पे अगले 3 या 4 साल रह सकता है। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या इजराइल अदेसानिया के टाइटल एस्पिरेशन ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि हम क्या उसको टाइटल फाइट में अब नहीं देखेंगे, तो मैं कहूँगा कि हाँ, इसके चांसेस हैं कि शायद हम उसको टाइटल फाइट में ना देखें। बट स्टिल मेरा मानना है कि इजराइल अदेसानिया के लिए 3-4 बहुत शानदार सुपर फाइट हैं जिन पर उनको उसको ध्यान देना चाहिए, एंड पीपल विल वॉच, एंड ही इज़ स्टिल अ वेरी गुड फाइटर यार। बट यार 2-3 फिनिश होने के बाद आपकी चेन आपको धोखा देना चालू कर देती है, उसमें वो क्या कर सकता है? दैट इज़ नथिंग दैट ही कैन इम्प्रूव। बस ये कोशिश कर सकता है कि शायद वो गेम से 2-3 साल ऑफ ले ले ताकि उसकी चिन रिकवर हो जाए, बट उस पर भी गारंटी नहीं है कि चिन रिकवर हो जाएगी। और एमएमए ऐसा गेम नहीं है कि आप 3 साल बाहर रहो तो आप में कमियां नहीं आएंगी, या 3 साल बाहर रहो तो उसके बाद आप वैसे ही परफॉर्म कर सकोगे, क्योंकि उम्र भी तो कम होगी ना, आपकी उम्र भी तो ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो मेरा मानना है कि इजराइल सानिया शुड फाइट 2-3 मोर ईयर्स, और फिर सुपर फाइट, जो फाइट हम देखना चाहते हैं, चाहे वो 205 में हो, 185 में हो, जहाँ भी हो, ठीक है ना।
चलिए अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि बॉक्सिंग की भी एक इम्पॉर्टेंट फाइट थी इस वीकेंड, दो डेविड के बीच में, डेविड मोरेल वर्सेस डेविड बेनाविडेस। मोरेल को हराया बेनाविडेस ने। और यार ये जो है ना 170 के आसपास के जितने भी बॉक्सिंग के फाइटर हैं, गजब है यार। मैं आपको बताऊं, इनमें से चारों के चारों फाइटर हराएंगे कॉनेलो अल्वारेस को। अगर डेविड मोरेल से फाइट होगी तो आप माने या ना माने, मेरा मानना है कि डेविड मोरेल को हराएगा, कॉनेलो अल्वारेस को हराएगा डेविड मोरेल, अगर डेविड मोरेल से फाइट होती है तो। अगर कनेलो अल्वारेस की फाइट होती है ना डेविड बेनाविडेस से, तो बिल्कुल हराएगा। अगर फाइट होती है बिवॉल से, दिमित्री बिवॉल से, तो दिमित्री बिवॉल ऑलरेडी एक बार हरा चुका है, दूसरी बार हराएगा। और अगर बेटोवियव से होती है तो खुदा खुदा के मारेगा। इसीलिए कनेलो अल्वारेस जो है किसी ऐसे फाइटर से फाइट करता है जो उसको हराने की दम नहीं रखता है, और लोग देखते हैं। और मैं इसमें बुराई भी नहीं मानता, अगर लोग चूतिए हैं तो आप क्या करो, उनके चूतियापे का फायदा उठाओ, और क्या कर सकते हो। ठीक है ना, आप मत किसी के चूतियापे का फायदा उठाइए। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।